તરફના કાર્યક્રમમાં કે જે અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। वो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां खड़ी करता है और समय आ गया है कि प्राकृतिक खेती की दिशा में भारत को बढ़ाया जाए और विश्व भर में ऑर्गेनिक फूड का जो डिमांड है उसको अगर भारत पूरा कर दे तो हमारे अर्थतंत्र का कायाकल्प हो जाए और इस देश में हो सकता है। इसमें डेयरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के लिए जो मूल चीज है वो गोबर है, वो आपके पास है। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के राज्यपाल के एक्सपेरिमेंट को बहुत लोकप्रिय बनाया है कि 2 या 4 गाय रखने से ही 30 एकड़ से ज्यादा बड़ी भूमि में प्राकृतिक खेती हो सकती है, उत्पादन भी बढ़ता है और इसके साथ साथ बिजली, हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जकारियापुरा मॉडल उसका स्टडी कर अभी शुरुआत में 2 से 5 गांवों में लगभग 200 घरेलू बायोगैस संयंत्र की स्थापना करने का जो निर्णय लिया है, मैं मानता हूं इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद गुजरात के किसान का ग्रास्पिंग बहुत तेज है। अगर हर गांव में 2 या 5 शुरुआती गोबर गैस के प्लांट लग गए तो देखते देखते 5-10 साल में हर घर में लग जाएगा जिसके पास पशु है। और अगर इतना होता है तो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत बड़ा रॉ मटेरियल मिलेगा। और आज एक और काम हुआ है, वो स्लरी को मार्केटिंग हो सके इस प्रकार के जैविक खाद में बदलने के लिए गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के साथ भी एमओयू हुआ है और उसका भी आदान प्रदान हुआ है। संयुक्त आरएनडी करने का सोचा है, मगर इसमें कोई बहुत बड़े आरएनडी की जरूरत नहीं है, आरएनडी हुआ पड़ा है। सिर्फ आपको किसान तक उसको पहुंचाना। कलेक्शन सेंटर अगर डेयरी बन जाता है, कलेक्शन सेंटर डेयरी बन जाता है तो मैं नहीं मानता इसको गांव के बाहर ले जाने की जरूरत पड़ेगी। गांव में ही किसान उसको ले जाएगा, खरीद कर ले जाएगा। तो गोवर्धन, इससे गैस के उत्पादन और उससे बची हुई स्लरी का खेत के अंदर उपयोग कर प्राकृतिक खेती, और फिर जो बाहर आता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो किसान के सामान्य उत्पाद से 3 गुना दाम मिला सकता है, मगर उसका मार्केटिंग करना है। यहां सोडी जी बैठे हैं, मैंने मंच पर अवार्ड देते पहले मेरी फीस ले ली कि भाई क्या हुआ लेबोरेटरी का। उन्होंने कहा पहली लेबोरेटरी हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उसका सर्टिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वसनीयता होनी चाहिए कि ये गेहूं ये दुकान से जो मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है, चावल जो मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है, ये सब्जी जो मिल रही है वो ऑर्गेनिक है। तो उसके सर्टिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा ज्यादा ही दबाव अमूल पर बनाया हूं कि भाई आप इतना बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, समाज के भले के लिए आप इनिशिएटिव लीजिए। इन्होंने स्वीकार भी किया है ढेर सारी लेबोरेटरी बनाकर देश भर के अंदर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सेल करने का चेन बनाने के लिए, जो भूमि का भी परीक्षण करेगी और जो उत्पाद का भी परीक्षण करेगी और सर्टिफाइड करेगी कि ये संपूर्णतया ऑर्गेनिक है। तो मुझे लगता है ये आंदोलन जैसे ही पिकअप होगा, बहुत बड़ा फायदा किसानों को होने वाला है, क्योंकि उनको दाम ज्यादा मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ा फायदा होने वाला है हम लोगों को, देश के नागरिकों को, जिनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी खाने के लिए। फिर तो एक बात है, लड़कियां हंस रही मेरे सामने देखकर, फिर एक बोर्ड भी आप देखोगे ऑर्गेनिक पिज्जा यहां मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैंने पहले ही क्या, मल्टी डायमेंशनल एक कार्यक्रम है और सब कोऑपरेटिव के आधारित है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा संतोष है कि आज बहुत ज्यादा काम यहां पर हो रहा है। एनसीडीएफआई की बहुत सारी उपलब्धियां है, मैं इसमें जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं
कि नस्ल सुधार के लिए और देसी नस्लों के रख रखाव के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप कर ही रहे हो, परंतु ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि देसी नस्ल जो हमारी है, इसके गोबर में जितना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की क्षमता है, विश्व की कोई नस्ल के अंदर नहीं है। ये परिणाम सिद्ध हो चुका है। तो हमारी देसी नस्लों को हम कैसे संभाल कर रख सकते हैं, इसके दिशा में भी करना चाहिए। ई मार्केट के व्यवसाय में लेन देन 267 करोड़ था 2015 में इस क्षेत्र में, अब 21-22 में 4,827 करोड़ तक पहुंचा है। बहुत अभिनंदनीय है। मगर क्या हम लक्ष्य रख सकते हैं कि आपके संघ के जितने भी सभासद संघ है, वो सभी अपने सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही पेमेंट करेंगे? अगर ये कर देते हैं तो बहुत बड़ी क्रांति होगी। उसके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कोई शोषण भी नहीं होगा और कोई घपला होने का संभावना भी बहुत कम हो जाएगा। मित्रों, एक और बात के लिए दूध उत्पाद करने वाले सहकारी संघों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन चलता था, तब मुझे सबसे बड़ी चिंता थी दूध की सप्लाई चेन हमारी बिखर न जाए। और एक बहुत बड़ा आंदोलन बना है। एक किसान अगर दूध उत्पाद करता है और वो दूध कलेक्ट नहीं होता है, तो उसकी स्थिति क्या होती है हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं उस वक्त शुरू में चिंतित होकर रोज सोढ़ी जी को फोन करता था, कलेक्शन कितना हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। मगर 10-15 दिन के बाद मैंने पूछना छोड़ दिया, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। 130 करोड़ के देश को एक कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से लॉकडाउन के अंदर भी उसका बच्चा दूध के बगैर न रह जाए, इसकी व्यवस्था ये फेडरेशन ने की है। मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। मित्रों, डेयरी क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं पड़ी हैं और ये जो नेटवर्क बना है, लगभग 1.94 लाख गांवों का जो नेटवर्क है, उसमें 27 राज्य दूध संघ है, 223 जिला दूध संघ है, 1,94,94 गांव की दूध उत्पादन समितियां हैं और 1.94 लाख गांवों के किसान इसके साथ जुड़े हैं और लगभग 17 करोड़ से ज्यादा किसान हर रोज अपना दूध एक कोऑपरेटिव को भेजते हैं और 2021 में 65,000 करोड़ का भुगतान इस संघों के माध्यम से किसानों को हुआ है। 65 करोड़। कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोऑपरेटिव मंत्रालय जब मुझे दिया, बहुत सारे लोग मुझे पूछते थे इसमें क्या करोगे। मैंने बोला मैं तो क्या करूंगा वो देखकर बताऊंगा, मगर बहुत सारे लोगों ने काफी कुछ किया है। अमूल सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी है। इफको बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है और छोटी छोटी विधवा और त्यक्ता महिलाओं ने लिज्जत पापड़ बनाया है, वो भी कोऑपरेटिव है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप कोऑपरेटिव से बना हुआ पापड़ खा रहे हैं। मित्रों, ढेर सारे इनिशिएटिव इसके माध्यम से लिए जा रहे हैं और मोदी जी ने जब अलग मंत्रालय बनाया, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे ही इसकी जिम्मेदारी दी है। मैं राजनीति में बड़ी आयु में आया, मगर कोऑपरेटिव का चुनाव मैं 19 साल की उम्र में पैक्स का चुनाव लड़ा था। तो मैं सबसे पहले कोऑपरेटिव कार्यकर्ता बना था, बाद में राजनीति के क्षेत्र में आया। सहकारिता मंत्रालय ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। पहली बार बजट आया है, 900 करोड़ से ज्यादा रुपया भारत सरकार इसके लिए आवंटित की है। मगर ये मैचिंग ग्रांट है, राज्यों के मिलकर और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मिलकर ये बजट बहुत बड़ा होना है।